बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 5, जिसमें है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। ठीक है, इसमें हम एयर की आपका थ्योरी के अंदर भी ये वाला हमारा पोर्शन इंक्लूड है, तो प्रैक्टिकल में भी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ जिसमें एयर है हमारे पास, उसके बाद वाटर की है और एंड देन हमारे पास है सॉल की। तो पहले हम देखते हैं कि एयर की माइक्रोबायोलॉजी में क्या है। इसके लिए हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए। इसमें फर्स्ट है कि पेट्री डिश, देन हमें ऑटोक्लेव चाहिए, उसके बाद टेस्ट ट्यूब, उसके बाद इंक्यूबेटर। ठीक है, एंड देन हमारे पास है रैपिंग पेपर्स, उसके बाद वेइंग बैलेंस, कॉनिकल फ्लास्क, न्यूट्रेंट एगर मीडियम एंड बर्नर। ये वाले हमें ऑपरेटर्स चाहिए। इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हवा के अंदर जो है ना माइक्रोब्स मौजूद हैं या नहीं है। इसमें है कि फर्स्ट ऑफ ऑल prepare the culture media by taking 2 gram न्यूट्रिएंट एगर इन कॉनिकल फ्लास्क। हमने क्या करना है कि कॉनिकल फ्लास्क के अंदर न्यूट्रिएंट एगर लेना है जो कि 2 ग्राम लेना है। उसके बाद एंड डिसॉल्व इट इन 100 ml ऑफ वाटर एंड बॉयल, देन उसके बाद कूल इट रूम टेम्परेचर। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने 2 ग्राम न्यूट्रिएंट एगर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने 100 ml वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद उसको हम बर्नर की मदद से हम उसको बॉयल करेंगे एंड देन रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको हमने कूल करने के लिए रख देना है। Second, now put this conical flask containing nutrient agar media into autoclave and sterilize it at 121 सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद हमने टेम्परेचर रखना है, प्रेशर उसका हमने 15 पास्कल रखना है फॉर ए 15 मिनट्स। इसमें आपने क्या करना है कि अब पहले हमने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो 2 ग्राम न्यूट्रिएंट एगर डाला था, उसके अंदर हमने 100 ml वाटर को डिसॉल्व किया था, बॉयल किया था। बॉयल करने के बाद उसको हमने ठंडा कर दिया था रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब उसी कॉनिकल फ्लास्क को जिसके अंदर न्यूट्रिएंट एगर मौजूद है, उसको हमने ऑटोक्लेव के अंदर रख देना है। उसका ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर है 121 सेंटीग्रेड सेट करना है, उसका प्रेशर 15, ठीक है, पास्कल, एंड देन 15 मिनट्स के लिए। अब उसके बाद आपने थर्ड नंबर पे क्या करना है कि 4 पेट्री डिश लेनी है एंड देन उनको आपने मार्क कर देना है ए बी सी एंड डी। उन तमाम पेट्री डिश की नंबरिंग करनी है। नाउ both this nutrient agar media into 4 petri dish and allow it to solidify। अब वो जो हमने ऑटोक्लेव के अंदर न्यूट्रिएंट एगर को रखा था, ठीक है, उसका आपने वो लेके उन चारों पेट्री डिश के अंदर उसको डालना है और उसके बाद उसको रख देना है ताकि वो जो हमारे पास लिक्विड मीडिया है वो सॉलिड हो जाए। फिर आगे आपने करना है कि नो प्लेस दीज बैटरी डिश एट वेरियस प्लेस, लाइक आपने अब मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर सेपरेट उन तमाम बैटरी डिश को रखना है। आपने क्लासरूम में, ठीक है, बैटरी डिश जिसके ऊपर आपने ए नंबरिंग की तो उसको आप क्लासरूम में रखना है। दूसरी जिसके ऊपर हमने बी नंबरिंग दी थी उसको हमने लैब में रखना है। एंड देन जो तीसरी बैटरी डिश है जिसको हमने सी नंबरिंग दी थी उसको हम लॉन में रख देंगे। एंड देन जो हमारे पास बैटरी डिश जिसको हमने डी नंबर दिया था उसको हम लाइब्रेरी में रख देंगे। मीन्स कि हमने उनको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रखना है। ठीक है, 4 पेट्री डिश हमने बनाई थी तो हमने 4 जो है ना जगह सिलेक्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको रख देंगे। उसके बाद क्या करना है कि 1 पेट्री डिश शुड बी टेकन एज ए कंट्रोल एंड कवर इट इमीडिएटली। 4 पेट्री डिश जो हमने एज ए सैंपल के तौर पर बनाई है, हमने उनको 4 जगहों के ऊपर रखा है, रूम के अंदर, ठीक है, क्लासरूम में, उसके बाद हमने उसको लैब में रखा है और लॉन में एक रखी थी और एक हमने लाइब्रेरी के अंदर रख दी है। और उसके बाद क्या है कि लो देम फॉर ईयर एक्सपोजर टू एटलीस्ट 1 आवर, और 1 घंटे तक तकरीबन आपने उनको हवा में रख देना है। 1 पेट्री डिश शुड बी टेकन एज ए कंट्रोल एंड कवर इट इमीडिएटली। एक पेट्री डिश के अंदर हमने न्यूट्रिएंट एगर डाला है, उसको हमने कंट्रोल ग्रुप के तौर पर लिया था और उसको फौरी तौर पर हमने कवर कर लेना है। देन आफ्टर 1 आवर incubate दिस प्लेट एट 37 सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर। अब वही पेट्री डिश उसके बाद क्या करना है कि उन तमाम पेट्री डिश को जिनको हमने 1 घंटे के लिए हवा में रखा था, अब आपने उनको इनक्यूबेट करना है। ठीक है, हम उनको इनक्यूबेटर के अंदर रख देंगे 24 आवर के लिए एंड काउंट द नंबर ऑफ कॉलोनीज आफ्टर 24 आवर। 24 आवर के बाद हम उन पेट्री डिश को चेक करेंगे, उसके अंदर जितना भी ग्रोथ हुई है, ठीक है, माइक्रोब्स वगैरह की,
उनकी कॉलोनीज को हम चेक कर लेंगे, तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितना मैक्रोब जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं हवा के अंदर, क्योंकि हम एयर की जो है ना माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास है टू स्टडी द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। अब वाटर की माइक्रोबायोलॉजी को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें जो अपरेटस चाहिए वो सेम है, ठीक है। हमें पेट्री डिश चाहिए, उसके बाद टेस्ट ट्यूब, ऑटोक्लेव, उसके बाद हमें इनक्यूबेटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद रैपिंग पेपर्स, वेइंग बैलेंस एंड द, हमें उसके बाद वाटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिस्टल वाटर हमें चाहिए, लैंड वाटर, मीन के वाटर हमने मुख्तलिफ जगह से लेना है। उसके बाद न्यूट्रिएंट एगर एंड कॉनिकल फ्लास्क। इसके लिए प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हमने लेना है कि ऑल फर्स्ट ऑल प्रिपेयर द कल्चर मीडिया बाय टेकिंग 2 ग्राम न्यूट्रिएंट एगर इन कॉनिकल फ्लास्क एंड डिसॉल्व इट 100 ml ऑफ वाटर एंड देन बॉयल एंड कूल इट रूम टेम्परेचर। सेम पहला प्रोसीजर है जो हमने ईयर में किया था, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने 2 ग्राम न्यूट्रिएंट एगर डिसॉल्व रखना है। उसके बाद हमने उसके अंदर 100 ml वाटर डिसॉल्व करना है, ठीक है। वाटर को डिसॉल्व करने के बाद उसको हमने बॉयल करना है एंड देन रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको ठंडा करने के लिए हमने रख देना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि नाउ पुट दिस कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग न्यूट्रिएंट एगर मीडिया इनटू ऑटोक्लेव एंड स्टेरिलाइज दैट 121 सेंटीग्रेड, ठीक है, आपने टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद 15 हमने पास्कल प्रेशर रखना है, देन 15 मिनट्स के लिए। तीसरे स्टेप के अंदर न्यू हमने 4 जो है ना पेट्री डिश लेनी है, उनको हमने ABCDS हमने उनको मार्क कर देना है। उसके बाद चौथे स्टेप में अब हमने क्या करना है, न्यूट्रिएंट एगर मीडिया जिसको हमने जो है ना ऑटोक्लेव के अंदर रखा था उसको आप उसमें से निकालेंगे, उन तमाम पेट्री डिश के अंदर हमने उसको डालना है एंड देन अलाउ इट टू सॉलिडिफाइड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद हमने उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रख देना है ताकि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। आगे आपने क्या करना है कि पुट 1 ml ऑफ डिस्टल्ड वाटर ऑन पेट्री डिश ए। हमने 4 तरह का पानी लिया है, ठीक है। एक हमने डिस्टल्ड वाटर लिया है, सेकेंड हमने टैप वाटर लिया है, थर्ड नंबर पे हमने रिवर से वाटर लिया था एंड देन फोर्थ पे हमने फिल्टर्ड वाटर लिया है। अब पेट्री डिश जिसको हमने लेबल 1 लगाया था उसके अंदर फर्ज करें कि हमने 1 ml डिस्टल्ड वाटर डाला है। पेट्री डिश जिसको हमने बी नंबरिंग दी थी उसके अंदर हमने 1 ml टैप वाटर डाला है। एंड देन हमारे पास जो पेट्री डिश सी को जिसको हमने नंबर दिया था उसके अंदर हमने रिवर वाटर डाला है। उसके बाद जो पेट्री डिश डी थी उसके अंदर हमने फिल्टर वाटर डाला है। 1 ml आपने इन सब के अंदर वाटर डालना है। आगे क्या करना है कि देन इंक्यूब्यूट दीज प्लेट एट 37 सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर के लिए आपने उनको इंक्यूबेटर में रखना है। उसके बाद 24 आवर गुजरने के बाद आपने उनको काउंट करना है वहां पे कि वहां पे माइक्रोब्स की जो कॉलोनीज वगैरह थी उनके कितना नंबर है। काउंट द माइक्रोबियल काउंट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल काउंटर। बैक्टीरियल काउंटर, ठीक है, हमारे पास एक डिवाइस होता है, उसकी मदद से हमने माइक्रोब्स की जितनी भी कॉलोनी थी उनको काउंट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। मिट्टी का हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना जर्म्स वगैरह हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉइल मीन के मिट्टी क्या है। सॉइल हैज बीन डिफाइंड एज द रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच प्रोवाइड एटमोस्फियर फॉर द, ठीक है, प्लांट्स एंड अदर माइक्रोब्स वगैरह। मीन्स के जमीन की वो सरफेस जहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं जो उनके लिए एक एटमोस्फेयर प्रोवाइड करती है, उसको हम सॉइल कहते हैं। उसके बाद एक कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मिट्टी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमें पता है। उसमें मिनरल पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ हैं, ठीक है, सिलिकॉन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फेट वगैरह, ये सारी चीजें हैं। दूसरे उसके अंदर ऑर्गेनिक रेजिड्यूज भी होते हैं। उसके बाद इसमें गैसेस भी होती हैं एंड देन वाटर भी होता है। इसके लिए हमें कौन से अपरेटस चाहिए? अपरेटस सेम है। सबसे पहले पेट्री डिश, टेस्ट ट्यूब हमें चाहिए, ऑटोक्लेव, इनक्यूबेटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें पेपर्स चाहिए, रैपिंग पेपर्स मीन जिसके अंदर हमने ऑटोक्लेव वो पेट्री डिश को जो है ना बंद करके रखना है। उसके बाद हमें ऑटो वेइंग बैलेंस चाहिए, ठीक है। सैंपल ऑफ सॉइल, मिट्टी के सैंपल हमें चाहिए, न्यूट्रिएंट एगर, कॉनिकल फ्लास्क एंड बर्नर। इसके प्रोसीजर में हमने क्या करना है, सबसे पहले वही हमने 2 ग्राम जो है ना न्यूट्रिएंट एगर लेना है, उसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रख के उसके अंदर 100 ml वाटर डिसॉल्व करना है। ये तीनों प्रैक्टिकल जिसमें हमने एयर, वाटर एंड सॉल्ट का पढ़ा था, इनके ऊपर वाले जो 5 स्टेप है ना वो सबके सेम है। तो आपने सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 2 ग्राम न्यूट्रिएंट एगर डालना है, उसमें 100 ml वाटर को हमने डिसॉल्व करना है। उसके बाद उसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद अब हमने उसके रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने के लिए रख देना है।
उसके बाद हमने क्या करना है कि उसी कॉनिकल फ्लास्क को जिसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट एगर डिसॉल्व किया था उसको हमें ऑटोक्लेव के अंदर रख देना है। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर आपने सेट करना है 121 सेंटीग्रेड। उसका प्रेशर हमने 15 पास्कल रखना है और उसका जो टाइम है ना वो 15 मिनट्स है। अब तीसरे स्टेप के अंदर वही हमने पेट्री डिश लेनी है। अब इसके अंदर हमने 3 पेट्री डिश लेनी है, ठीक है। एक को हमने ए, बी एंड सी का नाम दिया है। अब आपने क्या करना है कि नाउ पोर कल्चर मीडिया इनटू 3 पेट्री डिश एंड अलाउ इट टू सॉलिडिफाई। वही सेम है स्टेप। उसके बाद आपने अब क्या करना है कि पुट द 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन ईच बीकर। हर बीकर के अंदर आपने 1 ग्राम मट्टी डालनी है उन पेट्री डिश के अंदर। देन एड 100 ml ऑफ वाटर इनटू बीकर ए में आपने 100 ml वाटर डालना है, ठीक है। बी उन तमाम के अंदर जिसमें हमने मट्टी डाली हुई थी पेट्री डिश के अंदर, अब उसके अंदर हमने वाटर ऐड करना है। कितना? सब पहली के अंदर जिसको हमने ए का नाम दिया उसमें हम 10 ml वाटर डालेंगे। जिसको हमने बी का नाम दिया है उसके अंदर हमने वाटर जो है ना 100 ml डालना है। एंड देन जिसके अंदर हमने सी का जिसको लेबलिंग की थी उसके अंदर हमने 1000 ml वाटर डालना है। उसके बाद क्या करना है कि स्टीर द सॉल्ट एंड वाटर इन बीकर टू मेक द सस्पेंशन। अब हमने वाटर को डिसॉल्व कर लेना है, ठीक है। वाटर डालना है जिसमें हमने मिट्टी डाली थी उनको डिसॉल्व करके हमने उसका एक मिक्सचर बना लेना है, हमारे पास एक सस्पेंशन बन जाएगी। नाउ टेक 1 ml ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम ईच बीकर एंड पोर इट ऑन 3 सेपरेट प्रिपेयर प्लेट्स। अब हमने उस बीकर में जिसके अंदर हमने एक तरह का सस्पेंशन बनाई थी मट्टी की एंड पानी की, उसमें से हमने 1 ml सस्पेंशन लेके उन 3 प्लेट्स में डालनी है जो हमने पेट्री डिश तैयार की थी। Spread this suspension by using spreader on each plate with the help of a spreader plate method या pour plate method as mentioned in the figure। जिस तरह आपको दिखाया गया है ना, ये हमारे पास पेट्री डिश के अंदर हमने पोर कर देना है। वो हमारे पास एक स्प्रेडर होता है, ठीक है। उसकी वजह से हमने वहां पे एक पूरी लेयर बना लेनी है। अब इस पेट्री डिश को जिसके अंदर हमने सस्पेंशन को डिसॉल्व किया था उनको हमने इंक्यूब्यूट करना है 37 सेंटीग्रेड के में पर, ठीक है, 24 आवर के लिए। 24 आवर के बाद आपने उनको चेक करना है कि वहां पे कितनी कॉलोनीज वगैरह की ग्रोथ हुई है। तो ये हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल थे, ठीक है। 3 हमारे पास जो ईयर, उसके बाद वाटर एंड देन हमारे पास सॉल्ट के हैं। वाटर और ईयर का सेम है, ठीक है। सॉल्ट के अंदर थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट है। तो उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है ना, ये बायोकेमिस्ट्री का है बेसिकली, ठीक है। ये सबसे अहम है। पेपर में मोस्टली अभी जितना भी प्रैक्टिकल्स हुए थे उन सब में उन्होंने ये कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट पूछे हुए थे और वाइवा में भी वो टेस्ट पूछते हैं। तो आपने इसको अच्छे से याद करके जाना है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, उनके नाम खासतौर पर आपको आने चाहिए। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है मोलिश टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम मोलिश टेस्ट का नाम देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि मोलिश टेस्ट है क्या बेसिकली। मोलिश टेस्ट इज ए कॉमन टेस्ट फॉर ऑल द कार्बोहाइड्रेट लार्जर देन टेट्रोजेस, ठीक है। द टेस्ट इज ऑन द बेसिस दैट पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस आर डिहाइड्रेटेड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म फरफोलर और हाइड्रोक्सल मिथाइल फरफोलर। अब इसमें क्या है कि उन्होंने आगे मुख्तलिफ शुगर की टाइप्स बताई हुई है। जो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम बेसिकली जो टेस्ट करते हैं उसमें हमारे पास शुगर ही होती है, जो स्क्रोज ग्लूकोज वगैरह, जिसमें बेंटोज शुगर है, ठीक है, जिसमें 5 कार्बन ग्रुप होते हैं। हेक्सोज शुगर है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। अब इस टेस्ट की बेस ये है कि जो पेंटोज एंड हेक्सोज हैं उनको हम डिहाइड्रेट करते हैं, उसमें से वाटर को रिमूव कर देते हैं। किस तरह से? बाय उसमें हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं ताकि हमारे पास फरफ्यूरल या हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफुलर बन जाए। दिस प्रोडक्ट कंडेंस विद ए अल्फा नेफ्थोल टू फॉर्म द पर्पल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। उसके बाद हमें इनको कंडेंस करना है, उसके अंदर हमने जो है ना अल्फा नेफ्थोल डालना है जिसकी वजह से हमारे पास पर्पल कलर का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मोलिश टेस्ट क्या है? मोलिश टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट विच इज यूज टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ए गिवन एनालाइट। अगर हमारे पास कोई एनालाइट मीन हमारे पास इस तरह का एक मिक्सचर है या कोई भी प्रोडक्ट है जिसको हमने एनालाइज करना है, उसको हम एनालाइट कहते हैं। अब हमने ये चेक करने के लिए उस प्रोडक्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, हम एक केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम मोलिश टेस्ट कहते हैं। This test is named after a Zech's Australian botanist Hans Molish, ठीक है, एक नाम था बोटनिस्ट का नाम था जिसने ये टेस्ट बेसिकली परफॉर्म किया था। इसी के नाम के ऊपर उसको हम मोलिश टेस्ट कहते हैं। Who is credited with his discovery?
उसने इसको डिस्कवर किया था। मोलिश टेस्ट इन्वॉल्व, इसमें एडिशन ऑफ मोलिश रिएजेंट हम किसको बोलते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जो जिसमें हमने बनाते हैं जो अल्फा नेफ्थेनॉल होता है उसको एथेनॉल के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है उसको हम मोलिश सॉल्यूशंस कहते हैं या मोलिश रिएजेंट। मोलिश रिएजेंट के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपने बताना है कि अल्फा नेफ्थेनॉल को जब हम डिसॉल्व करते हैं एथेनॉल के अंदर तो हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है, उस सोल्यूशन को हम मोलिश रिएजेंट का नाम देते हैं। अब आपने क्या करना है कि मोलिश टेस्ट के अंदर जो हमारे पास मोलिश रिएजेंट है उसको हमने ऐड करना है टू एनालाइट। एनालाइट मीन हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जिसको हमने एनालाइज करना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी को हमने टेस्ट करना है। मोलिश रिएजेंट को हमने ऐड करना है एनालाइट के अंदर एंड सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द मिक्सचर। अब उस मिक्सचर के अंदर जिसके अंदर हमने मोलिश रिएजेंट ऐड किया था एंड देन हमारे पास वो केमिकल्स है जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी को टेस्ट करना है, उसके अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करने हैं। अब क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ पर्पल या पर्पल श्रेड रिंग at the point of contact between carbohydrates, analyte and Molish reagent mixture confirm the presence of carbohydrate in the analyte। अब क्या होगा, जैसे हमने few drops carbohydrates के डालेंगे उन तीनों के ऊपर अगर तो हमें नजर आएगा यहाँ पे एक तरह का रिंग बन जाता है पर्पल कलर का या पर्पल रेड कलर का, तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो एनालाइट या सैंपल था उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, अगर तो वहां पे रिंग मौजूद होगा तो हमारे पास वो पॉजिटिव टेस्ट होगा मोलिश टेस्ट जो है। इसका मोलिश टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि इन मोलिश टेस्ट कार्बोहाइड्रेट अगर तो मौजूद है अंडरगो डिहाइड्रेशन अपॉन द इंट्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हम ऐड कर सकते हैं या हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। जैसे ही हम अल्डिहाइड एक तरह के शुगर है मींस के कार्बोहाइड्रेट है, उस एनालाइट के अंदर अगर हम कंसंट्रेटेड जब HCl या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं वहां पे जो पॉजिटिव टेस्ट आएगा रिंग बनेगा तो वो हमें पता चल जाएगा वहां पे अल्डिहाइड बेसिकली बना है जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। दिस अल्डिहाइड अंडरगो कंडेंसेशन अलोन विद अल्फा नेफ्थेनॉल प्रेजेंट इन द रिएजेंट, ठीक है। रिएजेंट जो हमने डाला था उसके अंदर अल्फा नेफ्थेनॉल भी मौजूद था ना, जो मोलिश रिएजेंट का जिसको हमने नाम दिया था। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल या रेडिश कलर कम्प्लेक्स हमारे पास बन जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, ठीक है। सिंपल आपने ये याद रखना है कि हमने क्या करना है, एक मोलिश रिएजेंट क्या होता है, आपने अल्फा नेफ्थेनॉल को जब डिसॉल्व करना है एथेनॉल के अंदर तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसको हम मोलिश रिएजेंट का नाम देते हैं। मोलिश रिएजेंट को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो अपने सैंपल डाला था जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी को बेसिकली टेस्ट करना है, ठीक है, उसके अंदर हम डाल देंगे। देन हमने उसके अंदर कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड या HCl के ऐड करने हैं। वहां पे अगर हमें पर्पल कलर का एक रिंग बनेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, अब आपने क्या करना है कि 2 से 3 ड्रॉप मोलिश रिएजेंट के ऐड करने हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एनालाइट के अंदर इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने अपना सैंपल डालना, एनालाइट मीन हमारा जो सैंपल जिसको हमने टेस्ट करना है, ठीक है। एंड देन मिक्स वेल, उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, add drop wise along with the wall of test tube to facilitate the formation of layer and avoid mixing। अब हमने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और उस टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ डालना है ताकि वहां पे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, एक प्रॉपर लेयर बन जाए। The development of purple ring at the layer formed by concentrated acid is positive indicator for the Molish test, ठीक है। मोलिश टेस्ट इंडिकेटर आप से वैवे में पूछें तो ये होता है कि अगर वहां पे एक पर्पल कलर का एक रिंग बन रहा है तो टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट है। इफ नो पर्पल अ रेडिश पर्पल कलर राइस, अगर तो वहां पे कोई पर्पल कलर नहीं है या रेडिश पर्पल कलर नहीं है, इट मींस एनालाइट डज नॉट कंटेन एनी कार्बोहाइड्रेट, तो हमें पता चलेगा कि वहां पे कोई कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। अब रिजल्ट क्या आएंगे, ऑल द कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मुख्तलिफ टाइप्स के हैं। मोनोस्क्राइड्स भी होते हैं जिसमें शुगर का एक मॉलिक्यूल्स होता है, डाइस्क्राइड जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड देन पॉलीस्क्राइड मीन जिसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। should give a positive reaction and nucleic acid and glycoprotein also give positive reaction देते हैं। all these compounds are eventually hydrolyzed to monosaccharides by strong mineral acid।
अब क्या है कि पेंटोज जो होते हैं जिसमें 5 कार्बन शुगर होते हैं उनको हम डिहाइड्रेट करते हैं फॉर्म्यूलर के अंदर, जबकि जो हेक्सोज जिसमें 6 जो है मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम डिहाइड्रेट करते हैं 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉर्म्यूलर के अंदर। Either of these aldehyde, if present, will condense into 2 molecules of naphthalene to form a purple color product. Means कार्बोहाइड्रेट के अंदर जितना शुगर होते हैं ना, ठीक है, जब हम उनको टेस्ट करते हैं तो वो कंडेंस होके आगे पर्पल कलर का एक प्रोडक्ट बना देती हैं, जो हमारे पास एक पॉजिटिव इंडिकेटर है मोलिश टेस्ट का, सिंपल। अब इस टेस्ट के लिए हमें कौन सी प्रिकॉशंस यूज करनी है? ऐड द एसिड इन टेस्ट ट्यूब बाय ड्रॉपिंग इट डाउन द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। हमेशा आपने याद रखना है जब भी आपने डालना है, जो हमने एसिड के ड्रॉप डालने हैं तो हमने टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के साथ डालने हैं, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने हैं। दिस वो नॉट कॉज द एसिड टू रिएक्ट क्विकली। अगर हम वैसे ही डायरेक्ट डाल देंगे ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं जाएंगे या हम वाल के साथ नहीं डालेंगे, डायरेक्ट डालेंगे तो एसिड जाके हमारे उस मिक्सचर के साथ कोई रिएक्शन भी कर सकता है। यू when your whole procedure will remain smooth and simple। इस तरह से हमारा प्रोसीजर स्मूथ एंड सिंपल होगा अगर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वाल के साथ डालेंगे। सेकंड क्या करना है कि हैंडल द स्ट्रॉन्ग एसिड केयरफुली एज इट इज वेरी डेंजरस फॉर द स्किन। जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है बहुत ज्यादा डेंजरस है हमारी स्किन के लिए, ठीक है, इसीलिए हमने इसको केयरफुली तौर पर हैंडल करना है। नेवर डिस्टर्ब द रेडिश वायलेट रिंग वंस इट इज फॉर्मेड एज शेकिंग कॉज द रिंग टू डिसअपियर। जैसे ही टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें लगे कि हमारा रिंग बन गया है तो आपने उसको केयरफुली तौर पर हैंडल करना है। कभी भी आपने टेस्ट ट्यूब को शेक नहीं करना, क्योंकि अगर हम शेक करेंगे ना टेस्ट ट्यूब को, जो हमारा जो रिंग बना हुआ है डिसअपियर हो जाएगा, तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकेंगे कि टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्टली टेस्ट थे कार्बोहाइड्रेट के, जिसके अंदर आप हमने मोलिश टेस्ट डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारे पास टेस्ट है, ठीक है, ग्लूकोज के लिए हमारे पास टेस्ट है जिसके अंदर हमारे पास मिनीडेक टेस्ट इसको हम कहते हैं, और ये हम आगे नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट लिपिड्स, बल्कि ये हम आज ही कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास एंड हो जाएगा। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट का हमेशा टेस्ट याद रखना है, एक मोलिश टेस्ट है। सेकेंड हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट है वो हमारे पास है बेनिडिक्ट टेस्ट, ठीक है, जो ग्लूकोज के लिए है। पहले हमने स्क्रोज के लिए किया था, स्क्रोज के लिए जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था वो मोलिश टेस्ट है। ये हमारे पास ग्लूकोज के लिए जो टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट का बेनिडिक्ट टेस्ट है। इसमें हमें पास कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए, ठीक है, सबसे पहले हमें ये एक बेनिडिक्ट एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होती है। उसके बाद हमें रिएजेंट चाहिए जिसको हम बेनिडिक्ट रिएजेंट्स कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमें बर्नर चाहिए, ठीक है, ड्रॉपर हमें चाहिए होता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर हमें चाहिए होता है। ये सारे अपरेटस या मटेरियल्स जो हमारे पास रिक्वायर्ड हैं। अब प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले यूजिंग ए ड्रॉपर टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेनिडिक्ट रिएजेंट। बेनिडिक्ट रिएजेंट का हमने ड्रॉप लेना है, ठीक है, ड्रॉपर की मदद से। एड द रिएजेंट टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द बनाना एक्सट्रैक्ट। अब हम जिसको बेसिकली जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ग्लूकोज है या नहीं है, वो हमारे पास बनाना एक्सट्रैक्ट है। तो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हमने बनाना एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमने वो रिएजेंट ड्रॉपर की मदद से डालना है। बॉयल द सैंपल ओवर बर्नर फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट्स तक हमने टेस्ट ट्यूब के उसके ऊपर अच्छे से होल्ड करना है टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से। तो हमने उसको 2 मिनट्स तक बर्नर के ऊपर हीट अप करना है। कीप शेकिंग द टेस्ट ट्यूब एज इट बीइंग हीटेड। टेस्ट ट्यूब जैसे हीट हो रही है ना, उसकी शेकिंग को हमने कंटिन्यू रखना है अच्छे से। अब क्या होगा कि अब ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट अपियर, अगर तो एक रेड कलर का प्रिसिपिटेट वहां पे अपियर होता है, इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन बनाना एक्सट्रैक्ट। कंक्लूजन क्या है कि ऑन बॉइलिंग बनाना एक्सट्रैक्ट विद बेनिडिक्ट रिएजेंट द cupric iron present in the benedict reagent is reduced by reducing sugar to form a brick red color precipitate of corpus oxide। अब इसका कंक्लूजन ये है कि जो हमने एक्सट्रैक्ट बनाना का यूज किया था उसके अंदर बेसिकली जो शुगर थी वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है, शुगर जो है ना वो फर्दर रिड्यूस हो गई है। शुगर कैसे रिड्यूस हुई थी? जो हमने बेनिडिक्ट रिएजेंट यूज किया था वो बेसिकली उसने जाके ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम किया था। बेनिडिक्ट रिएजेंट ने रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करके शुगर जो बनाना एक्सट्रैक्ट के अंदर थी उसको उसने ब्रिस्क रेड कलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। तो ये हमारे पास ये टेस्ट है, ठीक है, सिंपल हमने बनाना एक्सट्रैक्ट लेना है, बेनिडिक्ट रिएजेंट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, टेस्ट ट्यूब के मिक्सचर को हमने बॉयल करना है। हमारे पास रेड कलर का वहां पे प्रेसिपिटेट अपीयर होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट है।
ठीक है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में पूछते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट। तो आपने याद रखने हैं, दो ही आपकी बुक में टेस्ट हैं। ग्लूकोज के लिए हमारे पास बेनिटेक टेस्ट है, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो सक्रोज के लिए टेस्ट था वो हमारे पास है मोलिश टेस्ट। ठीक है, ये भी ग्लूकोज और सक्रोज दोनों के लिए है, वो भी ग्लूकोज के लिए है मोस्टली। उसके बाद हमने 3 तरह के माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल पढ़े थे। बाकी लिपिड्स के जो टेस्ट है हम कल डिस्कस करेंगे।